हेलो फ्रेंड्स, मैं सिविल सर्विसेज स्टडी ग्रुप से आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये जो काल रहा है दिल्ली सल्तनत का, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए एक बार इसको अच्छे से हम मेमोराइज़ कर लें। दिल्ली सल्तनत जो थी वो 1206 से 1526 तक थी, जब तक बाबर भारत में नहीं आया था। तो दिल्ली सल्तनत एक मुस्लिम साम्राज्य था जिसने दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया: इलबरी वंश, मलबूर वंश, गुलाम वंश, हिजली वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब पहला आता है इलबरी या गुलाम वंश। 1206 में गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके दासों ने, जिन्हें गौरी ने अपना वायसराय नियुक्त किया था, गौरी साम्राज्य को आपस में विभाजित कर लिया। ये दास थे यलदौज, इसे राजधानी गजनी प्राप्त हुआ। कुवाजा, इसे सिंध और मुल्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे उत्तरी भारतीय के क्षेत्र प्राप्त हुए जो पंजाब से बंगाल तक फैले हुए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और वायसराय था, जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक एक प्रकार की जनजाति है जो अभी भी अरबियन कंट्रीज में पाई जाती है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया। इसने दिलाली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में पढ़ाईदीन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई, जो एक हिंदू मठ था। लाखों रुपए बख्शीश में देने के कारण इसे लाख बख्श तथा कुरान में विश्वास रखने के कारण इसे कुरान बख्श कहा गया। 1210 में पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई और इसे इसकी राजधानी लाहौर में ही दफनाया गया। शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन की तरह ही एक गुलाम था। वह तुर्किस्तान के इलवरी तुर्क कबीले का था। इल्तुतमिश के अनेक गुणों से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में उसे 1 लाख जीतल में खरीद कर उच्च पदों पर आसन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात 1211 में आराम शाह का वध करके दिल्ली के शासन पर सिंहासन पर आसीन हुआ। इसने अपने जीवन काल में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में ही दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया गया। उसने 1236 तक सफलतापूर्वक शासन किया। अपने शासन के दौरान इल्तुतमिश ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। गुलाम चालीसा, इल्तुतमिश ने क्रय किए गए गुलामों का संगठन बनाया। गुलामों की संख्या 40 थी। यह संगठन तुर्कान ए चहलगानी के नाम से प्रख्यात हुआ। इल्तुतमिश कुतुब और मुइज्जी सरदारों की अपेक्षा अपने गुलाम सरदारों पर अधिक विश्वास रखता था। उसने गुलाम सरदारों को राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त किया। एकता व्यवस्था। इस व्यवस्था में एकतादारों को वेतन देने के स्थान पर उन्हें भूभाग के कुछ क्षेत्र दिए जाते थे, जिससे एकतादार राजस्व एकत्रित कर अपने वेतन की राशि निकालकर शेष राशि को राजस्व राजकोष में जमा कर देते थे। यदि कोई एकतादार अपने दायित्व और कार्यों को तो अच्छी तरह नहीं करता था तो उसकी एकता का हस्तांतरण दूसरे एकतागारों में कर दिया जाता था तथा इस एकता को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता था। अरबी सिक्के। इल्तुतमिश पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने अरबी चांदी, टंका और तांबे जीतल के सिक्के चलवाए। यलदौज का दमन। यलदौज इल्तुतमिश का प्रबल प्रतिद्वंदी था। इल्तुतमिश ने 1216 में तराइन के मैदान में यलदौज को पराजित कर उसका दमन किया। राजपूतों पर विजय। इल्तुतमिश ने रणथंभौर, ग्वालियर, थानागिरी, अजमेर, संभल और नागौर पर अधिकार कर लिया। इसने मंगोलों के आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा। खलीफा द्वारा स्वीकृति। 1229 में अब्बासी खलीफा से मंसूर मिलने के बाद उसे सुल्तान पद की वैधता मिल गई। कुतुब मीनार का निर्माण। उसने दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। रजिया सुल्तान प्रथम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। उसने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया। अपने शासन के दौरान रजिया का मुख्य लक्ष्य
शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त कर उन्हें सिंहासन के अधीन बनाना था। इसलिए उसने जमालुर्दिदान याकूत नामक एक हबशी को घोड़ों का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया। सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि के उद्देश्य से पर्दा त्याग दिया। जनता के सम्मुख खुलेआम मर्दाने वस्त्र पहनकर आने लगी। मंगोलों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की। रजिया की शासन नीति का विरोध तुर्की सरदारों ने किया। इन तुर्की सरदारों को विद्रोह को दबाने के लिए रजिया को सफलता मिली, किंतु 1240 में बठिंडा के सूबेदार इतियारुद्दीन अल्तुनिया, जिसे रजिया ने ही सूबेदार नियुक्त किया था, ने रजिया के साथ विश्वासघात कर विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया को दिल्ली के कुछ अमीरों का समर्थन प्राप्त था। इस विद्रोह में याकूत का वध हुआ तथा रजिया को बंदी बनाकर बहराम शाह को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया। अल्तुनिया से विवाह करके रजिया ने एक बार पुनः शासन प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु असफल रही। अंत में 13 अक्टूबर 1240 के दिन कैथल के समीप जब रजिया व अल्तुनिया एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, तब कुछ हिंदू डाकुओं ने उसका वध कर दिया। बलबन 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन, जिसका पहले से ही दिल्ली सल्तनत राज्य सत्ता पर अधिकार था, गयासुद्दीन बलबन के नाम से सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। बलबन रक्त और लौह की कठोर नीति में विश्वास रखता था। उसने मंगोलों से देश की रक्षा करने हेतु सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन करवाया और अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर मुक्त कर दिया। उसने उत्तम गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे आज हम कह सकते हैं, उस समय उसने बरीद का नाम दिया था, बरीद की स्थापना की। हिंदू मुसलमान विद्रोहियों का दमन किया और सेना का पुनर्गठन किया। सुल्तान की निरंकुशता में बाधक तुर्काने चहलगानी का विनाश निम्न तरीकों से किया। पाबोस, सम्राट के झुककर पैर छूना, और सिजदा, स्मार्ट को प्रणाम करना प्रथा का अपने दरबार में प्रचलन किया। राजस्व सिद्धांत लागू किया, जिसकी 2 प्रमुख विशेषताएं थी। सुल्तान जिल्लेलाही, ईश्वर की प्रतिछाया होता है। दूसरी, सुल्तान पर किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे निरंकुश होना चाहिए। बलबन की दृष्टि में सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखने लायक है कि उसने अपने आप को जिल्लेलाही की उपाधि दी, और पाबोस और सिजदा ये बलबन ने ही शुरू कराया, जो मुगलों के काल में भी लागू रहा। खिलजी वंश, खिलजी क्रांति, इस क्रांति से दिल्ली सल्तनत से तुर्की एकाधिकार समाप्त हो गया और नए वंश की स्थापना हुई। खिलजी साम्राज्यवाद, साम्राज्य को विस्तार करने की नीति। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने बलबन के कठोर शासन को नरम बनाया। यह पहला मध्यकालीन शासक था जिसने कहा कि जनता का समर्थन शासन चलाने के लिए आवश्यक है। 1292 में मंगोलों के साथ युद्ध हुआ। इसमें मंगोलों की पराजय हुई। जब जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी भिलसा, चंदेरी और देवगिरी को विजित कर अपार धन सहित लौट रहा था, तब जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने काढ़ा गया। वहां धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने 20 जुलाई 1296 को उसका वध कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी, विस्तारवादी नीति। सुल्तान बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की सीमाओं में विस्तार करना प्रारंभ किया। उसने शासन प्रबंध को संगठित किया। दिल्ली में मुल्ला मौलवियों के हस्तक्षेप का विरोध किया। सिक्कों पर अपने उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में किया। खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की। यस्मिन उल खिलाफत नासरी अल अमीर अल मुमिनीन की उपाधि धारण की। गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर और मालवा आदि उत्तर भारत में राज्यों को जीता। देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य आदि दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता। इसके दक्षिण अभियान का प्रमुख मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन के लिए
वारंगल के शासक से कोहिनूर लेकर आया था। वारंगल हाथी दांत उद्योग के लिए प्रसिद्ध था और कुछ आज भी प्रसिद्ध है, जिसमें लीगल तरीके से ही वो हाथी दांत उद्योग वहाँ फल फूल रहा है। अलाउद्दीन के सुधार, बाजार नियंत्रण। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अलाउद्दीन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने बाजार सुधार नियम लागू किए थे। ये क्वेश्चन बार बार यूपीएससी में भी आ चुका है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीएससी में भी आ चुका है। तो शुरू करते हैं। अलाउद्दीन एक सफल विजेता होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। आर्थिक नीतियों के संचालन के कारण बाजार नियंत्रण उसका सराहनीय कदम था, जिससे सरकार व दोनों को ही लाभ हुआ। अलाउद्दीन ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसका उद्देश्य मूल्यों को कम कर रखना था, ताकि सैनिकों को कम वेतन पर रखा जा सके और एक विशाल सेना गठित की जा सके। अलाउद्दीन ने 4 नए बाजारों की स्थापना की। अनाज के लिए, दूसरा कपड़ों, चीनी, सूखे फल, जड़ी बूटी, मक्खन और तेल के लिए, तीसरा घोड़े, गुलाम और पशुओं के लिए, और चौथा विभिन्न सामग्रियों के लिए। बाजारों पर नियंत्रण हेतु नवीन पद का सृजन। तो ये पद कौन कौन से थे? पहला था दीवाने रियासत, बाजार प्रमुख। दूसरा था शहनाए मंडी, बाजार अधीक्षक, मार्केट सुपरिटेंडेंट। तीसरा था मुह तारिक, नाप तौल का निरीक्षण करने वाला अधिकारी। ओके। इसने प्रत्येक वस्तु के लिए दर तालिका का निर्माण किया। इसके शासनकाल में किसी भी वस्तु के मूल्य में एक भी रुपए की वृद्धि नहीं देखी गई, जो कि बहुत अच्छी बात थी उस समय में। यद्यपि इस बाजार नियंत्रण को सफल नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका अनुसरण इसके बाद के शासकों द्वारा नहीं किया गया। राजस्व नीति निर्धारण। राज्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने राजस्व नीति निर्धारण में निम्नलिखित बातों पर विशेष बल दिया। पहला था भूमि की नाप कराई, पता लगवाया कि कितनी भूमि पर खेती होती है एक्चुअली, और उसने राज्य को कितनी आय होती है। न कर देने वाले भूस्वामियों की भूमि जब्त कर ली जाती थी। राजस्व वसूली में मदद करने वाले मध्यस्थों, खुद मुकद्दम चौधरी को प्राप्त सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। सैन्य सुधार क्या किया? इसने सेना के एक ही घोड़े, एक ही सैनिक को अलग अलग जगह दिखाने के भ्रष्टाचार रोकने के लिए घोड़ों पर शाही चिन्ह और सैनिकों की वेशभूषा या चेहरा बनवाना प्रारंभ किया। राजनीति में मुल्ला मौलवियों के हस्तक्षेप का विरोध किया। सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में किया। खलीफा की सत्ता को मान्यता प्रदान की। अलाउद्दीन मुल्क तथा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मुल्क दिल्ली का कोतवाल होने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का मित्र और एकमात्र सलाहकार भी था, जिस पर वह विश्वास करता था। दोनों के मध्य हुए एक संवाद में खिलजी ने सिकंदर सानी बनने तथा संपूर्ण विश्व पर अधिकार करने की इच्छा प्रकट की थी। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान मरा, इसलिए उसे तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने उदार और कठोर नीति की अनुसरण कर तत्कालीन सरदारों और नागरिकों को संतुष्ट किया। यह सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान था। इसने संचार तंत्र को विकसित किया। इसने तुगलकाबाद का किला बनवाया और अपने ही मकबरे का निर्माण शुरू करवाया। इसका निजामुद्दीन औलिया के साथ श्रेष्ठता का लेकर विवाद था, इसलिए बंगाल विजय के बाद इसने औलिया को दंडित करने का फैसला किया। किंतु एक समारोह में हाथियों के मार्च के दौरान लकड़ियों का बना पंडाल गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। दोनों के बीच संवाद में औलिया ने कहा था, हुजूर दिल्ली दुरस्त। इसके राज्यकाल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खान। व्यक्तित्व। यह बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्ति था। इसने कई भाषाओं का ज्ञान लिया। इसके मन में सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को जानने और उन्हें अपनाने का इच्छुक था।
इसने राजनीति में धर्म के हस्तक्षेप को बढ़ावा नहीं दिया। इसमें धैर्य का अभाव था, जिससे इसकी कई योजनाएं विफल हो गई। इसने भर्ती योग्यता के आधार पर भर्ती को प्रोत्साहन दिया। राजधानी परिवर्तन। दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और लोगों को देवगिरी जाने के लिए मजबूर किया, किंतु इससे उसे उत्तरी भारत पर नियंत्रण रखने में बाधाएं आई। परिणामतः उसने पुनः अपनी राजधानी देवगिरी से दिल्ली स्थानांतरित की। इस यात्रा के दौरान उसने एक सड़क का निर्माण भी करवाया। इससे उत्तरी भारत का दक्षिणी भारत से संपर्क सुलभ हुआ तथा दोनों के मध्य सांस्कृतिक निकटता बढ़ी। दोआब में कर वृद्धि और कृषि सुधार। उसने अपनी आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से दोआब में कर की मात्रा में वृद्धि की, परंतु तभी दोआब में अकाल पड़ गया और सरकारी कर्मचारियों ने कर वसूलने में सुस्ती दिखाई। परिणाम स्वरूप चारों तरफ लूटपाट मच गई। अंततः उसकी यह योजना असफल हो गई। उसने कृषि के विकास में कृषि विभाग का निर्माण कराया, जिसका नाम दीवाने खोही रखा गया। कृषकों की दशा सुधारने हेतु उसने सोनधर नामक कृषि ऋण की शुरुआत की। सांकेतिक मुद्रा। उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया। यद्यपि नवीन सिक्के कलात्मक डिजाइनों से परिपूर्ण थे, किंतु इन सिक्कों पर राजकीय टकसाल का कोई चिन्ह अंकित नहीं था। परिणाम स्वरूप व्यापारियों ने इन सिक्कों को स्वीकार करने से मना कर दिया। बहुतायत में जाली सिक्कों का प्रचलन हो गया और जाली चांदी के सिक्के बाजार से गायब हो गए। अंत में आर्थिक व्यवस्था इतनी अव्यवस्थित हो गई कि मजबूर होकर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा का चलन बंद करना पड़ा। खुरासान एवं इराक विजय योजना। खुरासान युवकों के बहकावे में आकर इसने खुरासान और इराक विजय हेतु 3,70,000 सैनिकों की सेना गठित की और इन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, किंतु इस योजना के असफल हो जाने से अपार आर्थिक क्षति हुई। करासिल अभियान। इसने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र करासिल का अभियान किया, जो असफल साबित हुआ। फिरोज शाह तुगलक। व्यक्तित्व। यह एक आदर्श मुसलमान शासक था। वह स्वभाव से दयालु, न्यायप्रिय, शिष्ट तथा ईश्वर से डरने वाला शासक था। उसने प्रजा कल्याण हेतु सभी उपाय किए, किंतु सैनिक दृष्टि से वह अयोग्य था। यही कारण था कि उसके शासनकाल में अनेक प्रदेश दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। सार्वजनिक निर्माण। इसने दिल्ली की तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में 1200 बगीचे बनवाए। उसमें अंगूर, खरबूजे तथा आदि फल उगाए जाते थे, जिसमें नकदी फसलें जैसे गन्ने को प्रोत्साहन दिया गया। उसने एक उत्तम सिंचाई तंत्र का विकसित किया, जिसके अंतर्गत नहरों का जाल बिछाया गया। इन्हीं क्षेत्रों में आगे चलकर हरित क्रांति संभव हुई थी। इसके द्वारा निर्मित प्रमुख नहरें थी राजीवाह, उलुत्रखानी आदि। हिसार, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगरों की स्थापना इसी काल में हुई थी। नए विभागों का निर्माण। इसने नए विभागों का निर्माण कराया, जैसे दारुल सफ़ा अस्पताल, दफ्तर रोजगार, दीवाने खैरात, ज़रूरत मुसलमानों के लिए दान हेतु, दीवाने बंदगान, योग्य दासों के संकलन भर्ती हेतु। धार्मिक नीति। इसने मुसलमानों के लिए जकात व्यवस्था, गरीब मुसलमानों को दान देना और गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। इसके शासन काल में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस तुगलक वंश में किस शासक के शासनकाल में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। तो ये है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। इसने एकता व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया, जिसके कई दुष्परिणाम हुए। इसने कृषकों पर हके शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया, जो एक प्रकार का उपकर था, जो कुल कर का 10% होता था। तैमूर का आक्रमण। तैमूर समरकंद मध्य एशिया का एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया को विजित करने के बाद उसकी दृष्टि भारत की संपत्ति की ओर गई। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तथा झेलम रावी को पार करता हुआ मुल्तान, दियालपुर, पाक, पटना, भटनेर,
सिरसा और कैथल को लूटता हुआ दिल्ली आ पहुंचा। यहाँ लगभग 15 दिनों तक ठहरा। दिल्ली को अपने मनमाने तरीकों से लूटा, कत्लेआम किया। 1399 में वह फिरोजाबाद, मेरठ, हरिहार, कांगड़ा और जम्मू को लूटता हुआ समरकंद वापस चला गया। जाने से पहले उसने सैयद वंशीय खिज्र खां को मुल्तान और दीपालपुर की जागीर सौंप दी। अब शुरू होता है सैयद वंश। खिज्र खां, तैमूर का गवर्नर, ने सैयद वंश की नींव रखी। इसके पूर्वज अरब से आए थे और स्वयं को पैगंबर का वंशज बताते थे, जिससे वंश का नाम सैयद वंश पड़ा। सैयदों ने मात्र 37 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद आया बहलोल लोदी, जो लोदी वंश की संस्थापक था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की। बहलोल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ग्वालियर के राजा मानसिंह पर आक्रमण कर दिया और उससे 80 लाख टंका प्राप्त किए। यहीं से लौटते समय बीमार पड़ गया और जुलाई 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर लोदी, इसने सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। यह उदार और न्यायप्रिय शासक था। उसने भूमि की नाप कराई और एक प्रामाणिक गज चलाया, जो कि बहुत लंबे समय तक गजे सिकंदरी के नाम से प्रचलित रहा। इसने 1504 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। यह एक कवि भी था और गुलरखी के नाम से कविताएं भी लिखा करता था। उसके शासनकाल में आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया, जो फरहंगी सिकंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। उसके बाद है इब्राहिम लोदी। इसकी पंजाब की सूबेदार दौलत खां से अनबन हो गई थी, अतः दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत एक चेंजिंग ये रहा इंडिया के इसमें कि दौलत खां ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने की आमंत्रित किया और उसके बाद ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। उसके निमंत्रण पर बाबर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो गया और भारत में एक नवीन वंश मुगल की स्थापना हुई। तो दोस्तों, अब मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मैं अगली बार आपके लिए लेके आऊँगा मुगल वंश के लिए एक नया वीडियो। तो जुड़े रहिए हमसे, हम और वीडियोस अपलोड करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। खुश रहिए। धन्यवाद।